पढ़ाई के बाद आपकी क्या मसरूफियात रही? कितने मदारस हैं आपके? आम तौर पर मदारस के हवाले से ये तासर दिया जाए दीनी तालीम की हद तक बच्चों को जो महदूद रखते हैं, और अब तो एमए तक मुसलसल उनके ये आर्डर आ चुके हैं कि आप ये सारे जो तालीमी सिलसिला है असली उलूम का ये अपने मदारस के अंदर जारी करें। बच्चियों को हम पढ़ाना पसंद नहीं करते, हम पर फ़र्ज़ किया है इल्म के हासिल करने पर। सियासत में आपका जो है आपको शौक़ कैसे पैदा हो? सियासत तो ठीक है, जमीयत उलमा इस्लाम के हवाले से मुझे बताएं। नून लीग का एक जलसा हुआ है कि उधर जमीयत का मुझे एक झंडा भी नज़र नहीं आया। एक कभी तब्दीली अंदर से नहीं उठी कि मौलाना साहब को भी तब्दील किया जाए? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोशन पाकिस्तान के साथ मैं हूं अली अहमद सागर। आज मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं किसी तारफ़ की मोहताज नहीं। आपका ताल्लुक़ जमीयत उलमा इस्लाम फ़े से है। आप तहसील मिंचनाबाद जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के अमीर हैं। उनसे बात होगी, डिस्कशन होगी, हर तरह के सवालात भी होंगे, आप मुलाहिज़ा फरमाएँगे। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं हज़ूर, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अवामुन नास को आज कुछ चीज़ों से आगाह करना था, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते भी हैं, हमारी अक्सर वो फेसबुक पर फुटेज वगैरह भी देखते हैं, तस्वीरें देखते हैं, तो लोग जानना चाहते थे कि आपका पूरा जो सिलसिला है वो क्या है, और आपकी सियासी करियर के हवाले से, आपकी तालीम के हवाले से जो आपने मज़हबी तालीम आपने हासिल की है। तो चंद सवालात मैं आपसे करूँगा। स्टार्ट मैं इस चीज़ से लूँगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम जो है वो कहाँ से हासिल की और कहाँ तक हासिल की है? बहुत शुक्रिया जनाब अली अहमद सागर साहब, आप अपने रोशन पाकिस्तान मुकम्मल टीम के साथ यहाँ मेरे पास तशरीफ़ लाए। तो आपका पहला सवाल ये था कि इब्तदाई तालीम मैंने यहीं मकलोडगंज से शाही जामिया मस्जिद मकलोडगंज यहीं पर हासिल की थी। नाज़िर कुरान पाक अपनी वालदा मोहतरमा से भी पढ़ा और शाही मस्जिद के अंदर पढ़ा। उसके बाद मैं 1987 के अंदर 1 साल के लिए जामिया उलूम ईदगाह बहावलनगर में पढ़ने के लिए गया। तो 1 साल ही वहाँ पर पढ़ा। मैं वापस यहाँ घर के करीब मदरसा इस्लामिया सादकिया अब्बासिया मिंचनाबाद के अंदर दाखिल हुआ, और यहीं पर ही मैंने कारी मोहम्मद इसहाक साहब से कुरान पाक मुकम्मल हिफ्ज़ किया, और ये अपना वो मिडल और इब्तदाई जो 4 साल जो अपना अरसे निज़ामी है वो यहीं पर मैंने हासिल किया। जी। कुछ अरसे के लिए फिर मैं फैसलाबाद दारुल उलूम फैसलाबाद मुफ्ती ज़ैनुलआबिदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह का मदरसा है, बहुत मारूफ़ है, वहाँ पर मैंने कुछ अरसा पढ़ा। फिर मैं आरिफ वाला आ गया, वो तबलीगी मरकज़ मदरसा उवैसिया में, वहाँ पर जो तालीम हासिल की, और आखिरी जो 4 साल थे 2001 से लेकर 2004 तक ये मैंने मदरसा अरबिया रायवेंड तबलीगी मरकज़ जो है वहाँ पर, और 2004 के अंदर मैंने सनद फ़राग़त हासिल की, जो एक अरसे निज़ामी के जो है वो साल मुकम्मल हो जाते हैं। उसके बाद उलमा के नज़दीक उस आदमी को आलिम दीन कहा जाता है जो इस जो तालीमी जो मुकम्मल है इससे वो पीरियड को मुकम्मल कर लेता है। अच्छा, तो पढ़ाई के बाद आपकी क्या मसरूफियात रही? पढ़ाई के बाद 2004 से ही मैंने तदरीस शुरू कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इब्तदाई 5-6 सालों की किताबें वो बच्चों को भी और बच्चियों को भी तकरीबन सारी किताबें ही पढ़ा चुका हूँ। शायद ही कोई किताब हो जो मेरे तदरीस के अंदर ना आई हो, तकरीबन ये सारी। और 2005 से मैंने आयशा सिद्दीक़ा मस्जिद के अंदर जुमा पढ़ाने की इब्तिदा की, जो ताहाल जारी है। तो वहाँ पर मैंने तदरीस मिंचनाबाद मदरसा अरबिया सिद्दीकिया में की, और 2012 तक मैं वहाँ पर पढ़ाता रहा। 2012 से फिर मैं यहीं वापस मकलोडगंज में आ गया, और अपने जो वालिद साहब का जो कायम करदा इदारा था मदरसा जामिया फ़ारूक़ आज़म, उसके अंदर फिर मैंने उसकी ज़िम्मेदारियाँ भी संभाली और उसके अंदर पढ़ाना शुरू कर दिया। कितने मदारस हैं आपके
इस वक्त जो आपके सिटी में? एक मदरसा यही है, मदरसा जामिया फ़ारूक आज़म, और एक दूसरा हुसैन कोट बस्ती के करीब अरलब सड़क है, उसको मैं एकेडमी की अंदाज़ में बनाना चाहता हूँ। वहाँ पर एकेडमी होगी और आजकल जो जदीद असरी उलूम के तकाज़े हैं उनके मुताबिक वहाँ पर पढ़ाई का सिलसिला शुरू होगा, जहाँ पर इंशाअल्लाह ताला इब्तदाई तौर पर मिडल तक बच्चों को तालीम दी जाएगी। जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आम तौर पर मदारस के हवाले से ये तासर दिया जाता है कि ये सिर्फ जो है ये दीनी तालीम की हद तक बच्चों को जो महदूद रखते हैं और असली तालीम से दूर रखने में किरदार अदा करते हैं। इसमें आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये आजकल के जो हमारा माहौल है और जिस तरह की अब मुआशरत इस वक्त चल रही है, तो ये असरी उलूम बहुत ज़रूरी है। और अब हमारे उलमा ने भी, और ख़ुसूसन हमारा जो तालीमी बोर्ड है वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान, इन्होंने भी इस बात की अब ज़रूरत महसूस की है और अब इनकी तरफ से हमें जो हिदायत हैं और जो आर्डर दिए गए हैं उनके मुताबिक भी मिडल, फिर उसके बाद मैट्रिक, फिर FA, BA और अब तो MA तक मुसलसल उनके ये आर्डर आ चुके हैं कि आप ये सारे जो तालीमी सिलसिला है असरी उलूम का ये अपने मदारस के अंदर जारी करें। उसके लिए हमारा, क्योंकि एक छोटा शहर है तो इब्तदाई जो है वो माहौल है, इसलिए अब अभी मिडल तक जो है अपनी तालीमी पढ़ाई का आगाज़ कर रहे हैं। हमारे कुछ जो है वो बच्चे जो हिफ्ज़ करके फ़ारिग हुए थे उनको हमने यहाँ पर जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके ज़रिए से मैट्रिक भी करवाई है और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो FSC कर रहे हैं। तो अब हमने ख़ुद अपने ही इदारे के अंदर एकेडमी के अंदाज़ में काम शुरू किया है। इंशाअल्लाह ताला वो भी आपको अभी दिखाएंगे कि बेहतरीन अंदाज़ के अंदर वहाँ पर अब काम शुरू किया जाएगा। इसके अलावा ये हसनवाला के करीब एक हमारा मदरसा है, एक इस्माइलपुर रत्ते का, उसमें हमारा मदरसा है। और इसके अलावा जो बच्चियों के लिए हमने मदरसा हफ्सा सुमैया लिल बनात के नाम से सरदार रोड पर एक मदरसा कायम किया है, वो भी आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियाँ मिडिल तक भी तालीम हासिल कर रही हैं और इंशाअल्लाह अगले साल वहाँ पर मैट्रिक शुरू हो जाएगी और दरस निज़ामी मुकम्मल दौरे हदीस तक वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह तालीम का सिलसिला जारी है। और वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो बच्चियाँ हैं वो दीनी और असरी उलूम को हासिल कर रही हैं। बच्चियों के हवाले से जो है, चूँकि आम तौर पर हमारा ये मुआशरा, हम आज भी हमारी जो लिटरेसी रेट है वो 60% है और ख़ास तौर पर अगर हम बच्चियों का देखें तो ये तो बहुत ही नीचे आएगी। बच्चियों को हम पढ़ाना पसंद नहीं करते। एक फैक्टर ठीक भी हम कह सकते हैं कि जिस तरह उसके साइड इफ़ेक्ट हमें मिल रहे हैं, साइड इफ़ेक्ट अपनी जगह, लेकिन हम पर फ़र्ज़ किया है इल्म के हासिल करने को। इसमें कहीं ये तो नहीं कहा गया कि औरत इल्म हासिल करे मर्द हासिल ना करे। इस हवाले से थोड़ा डिफ़ाइन कीजिएगा। जी बिल्कुल, औरतों का तालीम हासिल करना ये ज़रूरी है, हम तो इसको ज़रूरी समझते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हासिल कर भी रहे हैं। अब इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो ये आ जाता है कि दीनी तालीम हासिल करें और असरी जो तालीम है वो हासिल ना करें। इसमें आ जाता है को आजकल के स्कूल कॉलेज का कुछ माहौल और कुछ जो अभी कुछ अर्सा पहले से जो सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ किस्म की बातें चल रही हैं उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम सामने आ रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो इस तरतीब को सामने रखते हुए ये तरतीब बनाई है कि बच्चियों सुबह आती हैं शाम को वापस जाती हैं, तो उनके आने जाने का निज़ाम एक बनाया हुआ है। और आप सुनकर हैरान हो गए कि कोई बच्ची जब मदरसे से वापस अपने घर जानी होती है, उसने जाना होता है तो उसको लेने के लिए उसका महरम मर्द आता है और वो अपना शनाख्ती कार्ड अंदर भेजता है। उसका हमारे पास अंदर इंदराज होता है पहले से कि क्या उसको वही आदमी लेने के लिए आया है, को जो उसका महरम है। उसका शनाख्ती कार्ड चेक करते हैं, उस आदमी को चेक करते हैं और उसका पहले हमारे पास इंदराज भी है कि यही लेने के लिए आएगा। फिर जाकर हम बच्ची को बाहर भेजते हैं। बड़ा अच्छा निज़ाम। और अगर वो इस तरीके से ना हो या उसका वैसे कोई और रिश्तेदार आ जाए अचानक, तो हम बच्ची को नहीं भेजते जब तक उसके अपने मोबाइल नंबर से जो हमारे पास सेव है वहाँ से उसका वालिद या उसका भाई फ़ोन करके हमें बताए कि ये जो मज़कूरा उसका मामू या चाचू या कोई भी ऐसा शख्स आया है ये हमारा ही भेजा हुआ है। जब तक तसल्ली ना हो तो हम बच्चियों को मदरसे से बाहर इंटर नहीं करते। तो इसके लिए हमने जो तरतीब एक ऐसी बनाई है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतरी की तरफ है। यानी बेरारवी से बचने के लिए आपने एक सिस्टम बना बिल्कुल ऐसे किया है और इंशाल्लाह भरपूर तरीके से हम अपनी बच्चियों को दीनी तालीम भी भरपूर तरीके से देंगे और असरी उलूम से भी इनको भरपूर तरीके के साथ इन पर मेहनत भी करेंगे और इनको सिखाएंगे। जी माशाल्लाह, खुशी हुई बात सुन के। अच्छा, अब जो मेरा जो मेन सवाल है आपसे वो ये है कि सियासत में आपका जो है आपको शौक़ कैसे पैदा हो गया कि
आप सियासत की तरफ आ गए। आप एक मजहबी घराने से आपका ताल्लुक़ है माशाल्लाह, एक पूरी फैमिली आपकी, हमारे पूरे सिटी में सारे मजहबी लोग हैं माशाल्लाह। सियासत का मुझे बताएं आप। ये अली अहमद साहब, आप सुनकर हैरान होंगे कि मेरे वालिद साहब किसी ज़माने में उशर ज़कात कमेटी के मिकलोडगंज के चेयरमैन रह चुके हैं। अच्छा। और बल्दियाती इलेक्शन के अंदर हिस्से लेते रहे हैं और भरपूर अपने पसंदीदा उम्मीदवार को सपोर्ट भी करते रहे हैं और कैंपेन भी करते रहे। फिर उसके बाद एक वक्त ऐसा आया 1997 का जो इलेक्शन हुआ है, 1997 के इलेक्शन में मेरे वालिद साहब यहाँ MPA के उम्मीदवार थे। मियाँ सरदार ख़ान साहब के हक़ में मेरे वालिद साहब बैठ गए थे, बाद में इनका आपस में वो कंप्रोमाइज़ हो गया था। तो मैं जब से घर में आँख खोली है, हमारे घर में 4 से 5 अखबारें आती थी जिनको हमारे वालिद साहब तादम आखिर वो पढ़ते रहे, और उनको देखकर हमें भी अखबार पढ़ने का शौक़ हुआ। अपने वालिद साहब के पास बैठकर अखबार पढ़ते थे, जहाँ से कोई बात समझ में नहीं आती उनसे पूछते थे, समझते थे। तो बस ये एक ऐसी चीज़ें थीं जो सुनते हुए अपने वालिद साहब की बातें भी सुनना और फिर उनसे लेक्चर लेना, इस उन्वान पर भी वो हमें लेक्चर भी देते थे, समझाते भी थे। और फिर अखबार की चीज़ें पूछ कर जो सियासत के अंदर जो है ना वो दिलचस्पी पैदा हो गई, जो मेरे पढ़ाई के ज़माने के अंदर भी रही, लेकिन वो क्योंकि महदूद थी, मुझे कहीं एक्टिविटी की इजाज़त पढ़ाई के ज़माने में नहीं थी, इस वजह से सिर्फ सोच की हद तक था, इससे ज़्यादा मुझे इजाज़त नहीं मिली। लेकिन जब मैं बाद में फ़ारिग हुआ तो फिर ये सोच बाहर आना शुरू हो गई और एक ताल्लुकात के ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो जिसने मुझे सियासत के अंदर दाखिल कर दिया। चलिए, सियासत तो ठीक है, जमीयत उलमा इस्लाम के हवाले से मुझे बताएं कि जमीयत उलमा इस्लाम ही आपका इंतखाब क्यों रहा, उसकी क्या वजह और उससे इतनी उनसियत आपकी क्या है? जमीयत उलमा इस्लाम मेरे वालिद साहब की पसंदीदा और सबसे पहली जमात है। एक मैंने अपने वालिद साहब की पुरानी कापियाँ देखी हैं जिसके अंदर वो सोमवार वाले दिन घर से निकलते थे, जमीयत के ज़िली मुबल्लिग थे, ज़िली। अच्छा। और मेरे वालिद साहब मुझे ये बताते थे कि मैंने पूरे ज़िले का एक एक गांव देखा हुआ है जमीयत उलमा इस्लाम की बरकत से, एक एक गांव से मैं वाकिफ़ हूँ। और ये गांव मैंने जमीयत उलमा इस्लाम की बरकत से देखे कि मैं ज़िली मुबल्लिग था, सोमवार वाले दिन घर से निकलता था, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा और हफ्ते वाले दिन शाम को मैं घर वापस आता था। मेरा दिन रात बाहर होता था, एक बस्ती में, फिर उससे अगली बस्ती में यूनिट बनाना, फिर उससे अगली बस्ती में यूनिट बनाना, क्योंकि ये जमीयत उलमा इस्लाम मेरे वालिद साहब ने मौलाना मोहम्मद शरीफ भट्टू रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में शुरू की थी। और उनके साथ ही बल्कि असफ़ार भी, क्योंकि हज़रत को मोटरसाइकिल चलाना नहीं आता था मौलाना मोहम्मद शरीफ भट्टू रहमतुल्लाह अलैह को, तो मेरे वालिद साहब उनके अक्सर ड्राइवर रहे मोटरसाइकिल के और इकट्ठे आना जाना दौरे शुरू किए। तो ये मेरे वालिद साहब की मेहनत का ये एक तसलसल था जमीयत उलमा इस्लाम। तो फिर उन्होंने ही मुझे ये वसीयत के तौर पर ये कहा कि मैं तुम्हें जमीयत उलमा इस्लाम के साथ ही मुंसलिक करके जा रहा हूँ। तो मेरा हाथ जो है वो मौलाना मोइनुद्दीन भट्टू साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जो हमारे जमीयत उलमा इस्लाम के ज़िली अमीर हैं, उनके हाथ में पकड़ाया कि ये आपके हवाले है और ये आपके साथ जमीयत उलमा इस्लाम के तौर पर भी और अपने मदरसे के अंदर भी आपकी सरपरस्ती के अंदर ये काम करेगा। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत जी के हवाले हूँ, वो मुझे जैसे हुक्म फरमाते हैं उसके मुताबिक उनकी ताबेदारी करता हूँ। अच्छा, आज से 3 दिन पहले नून लीग का एक जलसा हुआ है, क्योंकि आप उनके इत्तेहादी भी हैं, आपकी जमात जो है वो नेशनल सतह पर जिस तरह PDM बनी है, फजलुर रहमान साहब हैं, तो चूँकि वो PDM के भी अमीर हैं, PDM के सदर भी हैं, तो उस हैसियत से भी आपको जाना चाहिए था, लेकिन मैंने देखा है कि उधर जमीयत का मुझे एक झंडा भी नज़र नहीं आया। उसकी क्या वजह है? नहीं, वो जो मियाँ नवाज शरीफ साहब की मुल्क के अंदर वापसी थी, आमद थी और उनका इस्तकबाल था, ये खालिसतन जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अंदरूनी मामला था कि वो अपने कायद का इस्तकबाल, उनको इसका हक़ हासिल है कि वो अपने कायद का इस्तकबाल करें। तो इसलिए हम तो अपनी जो तंजीमी और जमाती मसरूफियात थे उसी में मसरूफ़ रहे। और हमारा क्योंकि ये बराए हम उनके इत्तेहादी ज़रूर हैं, लेकिन ये नहीं है कि हमने सब कुछ कबूल किया हुआ है। हम अपनी शराइत के साथ, अपने ज़ाब्तों के साथ उनके साथ शामिल होते हैं, और जहाँ पर कहीं से इख्तलाफ का मौका आता है तो इख्तलाफ भी डट के करते हैं, और अपने बातचीत के साथ कुरान और हदीस सुन्नत के मुताबिक जो हमारे सिस्टम चल रहे हैं उनके मुताबिक ही हम आगे चलने की कोशिश करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम मौलाना फजलुर रहमान साहब की क़यादत में उनके साथ जितना उन्होंने हमें हुक्म दिया है उतना ही ताउन कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला उतना ही ताउन रहेगा।
बाकी जहाँ पर अपने अपने जो है वो जमात की बात है तो वो बिल्कुल बेशक इस्तकबाल करें, हम किसी को रोकते नहीं। हाँ सही बात है, जाहिर सी बात, आप ठीक कह रहे हैं। तो लोकल सतह पर मैं आपसे बात करूंगा कि हमारे चूँकि डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर में एक वक्त था, मैंने सुना भी है कि जमीयत का एक बड़ा वोट बैंक होता था। आज जमीयत जो है उसका ज़ाती वोट बैंक इंतहाई कम रह चुका है। बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि जमीयत शायद इस डर से अपना कोई कैंडिडेट नहीं लाना चाहती कि हमारी ज़मानत जब्त हो जाएगी। क्या वजह है वोट कम हो रहा है? ये एक फ़िक्र वाली बात है कि जमीयत उलमा इस्लाम सिर्फ बहावलनगर में ही नहीं बल्कि पूरे सूबा पंजाब के अंदर ही एक अरसा तक वो कमज़ोरी का शिकार रही है। बाकी जो दो सूबे थे, सूबा खैबर पख्तूनख्वा और सूबा बलूचिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा काम था, और अब सिंध के अंदर भी कुछ अरसे से काम के अंदर जो है वो बढ़ोतरी आई है, काम आगे बढ़ा है। सोमरो साहब ने बड़ी उसमें मेहनत की है। सोमरो साहब की मेहनत थी, तो हम भी इसी इंतज़ार में थे कि अल्लाह ताला हमें भी कोई ऐसी लीडरशिप दे दे पंजाब के अंदर, जो पंजाब के अंदर हमें भी जगाए और ख़ुद भी जागे और भरपूर तरीके से एक जमात का वर्क हो ताकि हम इलेक्शन में जा सकें। तो अब जाकर कुछ बेहतरी आई है और हमारी पंजाब जो काबीना है उसमें मौलाना फजल रहमान साहब के हुक्म पर एक कमेटी बनी और उस पर उन्होंने कुछ तब्दीलियां करके नई जो है हमारी वो काबीना हमें दी है। अब नई काबीना जो है वो मुल्क अपना मुख्तलिफ़ जगहों पर वो कन्वेंशन भी मुनक़िद कर रही है, और सूबाई सतह पर मजलिस आमला, मजलिस शूरा, और फिर ज़िली सतह पर आमला शूरा और अराकीन, तहसील की सतह पर भी हमें बुलाया गया। हम मुल्तान में गए और वहाँ क़ायद जमीयत ने हमसे जो है वो हमसे मुखातब हुए और हमें काम के बारे में उन्होंने आगाह फरमाया। तो अब इंशाअल्लाह उम्मीद है कि भरपूर तरीके के साथ क्योंकि जमात के अंदर जब वर्क होता है तो फिर हम इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं। एक वक्त था मौलाना मोहम्मद शरीफ भट्टू रहमतुल्लाह अलैह की एक बड़ी मेहनत थी, तो उनके बाद वो मेहनत उस तरह जारी नहीं रह सकी। तो अब इंशाल्लाह भरपूर तरीके के साथ वर्क शुरू है और करेंगे इंशाल्लाह। वैसे तो आप तब्दीली के बड़े मुखालिफ हैं, तब्दीली के लफ्ज़ से आम तौर पर मौलाना साहब जो हैं उनको बड़ा जो है वो गुस्सा आ जाता है। तो एक कभी तब्दीली अंदर से नहीं उठी कि मौलाना साहब को भी तब्दील किया जाए? जमहूरी सिस्टम तो हर जमात में होना चाहिए। तो जैसे शेरानी साहब उठे, उनको भी दबा दिया गया। क्या आप समझते हैं कि ये तब्दीली नहीं आ रही, ये सही है या होनी चाहिए? आपका क्या इसमें ज़हन होगा? भाई पहली बात तो ये है कि मौरूसियत का एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता था पाकिस्तान की सियासत में कि मौरूसियत नहीं होनी चाहिए, लेकिन कायद जमीयत इस बात की इस वजह से मुखालिफ हैं कि मौरूसियत बज़ात ख़ुद कोई बुरी चीज़ नहीं है। ये शुरू से चलती आ रही है, अम्बिया के ज़माने से चली है और फिर सहाबा के ज़माने से, औलिया अल्लाह के ज़माने से, और हर सतह। हाँ, इसमें अलबत्ता इतनी बात है कि वो मौरूसियत के अंदर हम इतना आगे न चले जाएं कि एक आदमी अहल ही ना हो उसको अहल समझ कर आगे लाया जाए। ये गलत है, इसको हम अभी भी गलत कहते हैं। लेकिन अगर मौरूसियत के अंदर अहलियत हो तो फिर उसमें मेरे ख़्याल में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह इस चीज़ के अहल थे, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़ी अच्छी क़ियादत की, और उनकी वफ़ात के बाद मौलाना फजल रहमान साहब उस वक्त इतने एक्टिव नहीं थे, उनको जमात ने उठाकर आगे लाए कि आप आगे आएँ और मेहनत करें, तो वो उस जमात के आगे लाने की वजह से आए। अब अगर मौलाना असद साहब मौलाना फजल रहमान साहब के बाद सामने आते हैं तो मैं ख़ुद हैरान हो चुका हूँ उनकी अहलियत को देख कर कि पहली दफ़ा असम्बली में गए और पहली दफ़ा, हालांकि मुझसे वो उम्र में भी छोटे हैं और पढ़ाई के अंदर भी मुझसे बहुत ज़्यादा जूनियर भी हैं, लेकिन मैं उनकी असम्बली की कारकर्दगी और उनकी गुफ्तगू और हाज़िर जवाबी और क़ुव्वत फ़ैसला देख कर मैं भी हैरान रह गया कि ये तो वाक़अतन उनके जानशीन बनने के अहल हैं। तो मौरूसियत के साथ साथ अगर अहलियत भी हो तो फिर इसमें कोई हरज की बात नहीं है। हाँ, अगर अहलियत ना हो तो फिर हकीकतन हरज है, फिर सबका नुकसान है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो बात आपकी बात दुरुस्त है कि एक बंदा अगर अहल है तो उसमें मौरूसियत में हमें जो है उसे खामखा तनकीद का निशाना तो नहीं बनाना चाहिए, लेकिन आम तौर पर एक बात तो की जाती है ना, एक तनकीद का निशाना तो बनाया जाता है। बाकी रह गया ये जो शेरानी साहब का मामला, या कोई और को आगे क्यों नहीं आने दिया जाता, तो उनके लिए मैदान खुला है। हमारे हर 4-5 साल के बाद वो नई रुकनीत साजी होती है, और अभी भी शुरू हो गई थी लेकिन उसको किस वजह से थोड़ा सा मनसूख किया है। हमारे मौलाना अताउल हक दरवेश साहब जो KPK के हैं, वो मरकज़ी नाज़िम इंतखाब वो अपना मुकर्रर हुए हैं, और अभी ये चंद महीनों के बाद वो दोबारा हमारी रुकनीत साजी शुरू हो जाएगी। तो उस रुकनीत साजी के एतबार से हर आदमी जितनी मेहनत करता है वो उतना ऊपर जा सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है। और बाकी रह गया मसला कि वोट लेना, मरकज़ी इजलास में वोटिंग होती है
और कई दफ़ा शिरानी साहब ने मौलाना फजलुररहमान साहब के मुकाबले में वो मरकज़ी इमारत का इलेक्शन भी लड़ा है जी इलेक्शन। लेकिन ये है कि अब वोट तो सामने हाउस नहीं देने हैं ना जी, तो वो हाउस वोट देगी शिरानी साहब को तो शिरानी साहब बनेंगे। शिरानी साहब ने खुद भी कहा कि ना मैं बन सकता हूँ और ना मुझे इस बात का पता है कि आइंदा कभी बनूंगा, लेकिन सिर्फ इलेक्शन इसलिए लड़ता हूँ ताकि एक जमहूरियत का निज़ाम कायम रहे। बाकी जो अपना जो शिरानी साहब से इख्तलाफ हुआ है वो इस वजह से नहीं हुआ, ये तो एक बड़े लंबे अरसे से ये मसला चल रहा था, हर दफ़ा वो इलेक्शन में मुकाबले भी आते थे। इख्तलाफ की वजह ये नहीं है। जी ये थे मौलाना मोहम्मद तलहा अत्तार साहब जो कि जमीयत उलमा इस्लाम फे से जिनका ताल्लुक़ है। आपके सामने उनसे सवालात भी किए गए जिसके उन्होंने जवाब दिए हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जिनका आपको पता नहीं था वो भी आपके सामने रखी है। मज़ीद आप फीडबैक के लिए आप मेरे फेसबुक पेज पर आप कमेंट भी करें, लाइक भी करें, और जो आपकी नई राय हो आप उससे भी मुझे आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।